नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ ऋतु। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से लोगों का काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में प्रदूषण से हर कोई परेशान है, लेकिन इसका असर बच्चों पर ज्यादा हो सकता है। ऐसे में गौतम बुद्ध नगर में कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से चलाने का आदेश दिया गया है। यह व्यवस्था फिलहाल 8 नवंबर तक अनिवार्य रूप से लागू रहेगी और इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में यह कहा गया है कि 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास संचालित की जा सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नोएडा में आबो हवा जहरीली हो चुकी है, लोगों का घरों से बाहर निकलना मुहाल हो गया है। और ऐसे में हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं किस तरह से स्मॉग ने दिल्ली एनसीआर को एक गहरे चादर में लपेट लिया है और सभी जो नोएडा वासी है इस वक्त जहरीली हवा में जीने को मजबूर है। सारे कारण सामने आए थे दिवाली के बाद से ही। पटाखों की आतिशबाजी के बाद पराली भी जलाई गई और ऐसे में तमाम ये जो कारण रहे जिसकी वजह से ठंड के साथ साथ ठंड की दस्तक के साथ साथ अब जहरीली हवा ने भी लोगों पर सितम बनना शुरू कर दिया है। लोगों पर परेशानियों का जिस तरह से एक साथ फूट गया और ऐसे में अब ऑनलाइन क्लास चलाने के आदेश दे दिए गए हैं, क्योंकि 1 से कक्षा 8वीं तक के बच्चों को 8 नवंबर तक छुट्टी दे दी गई है स्कूलों से और ऐसे में तमाम जो क्लासेस है वो ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाएगी। साथ ही साथ ये भी बता दें कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक भी अगर क्लास जारी रखना चाहते हैं स्कूल, तो ऐसे में ऑनलाइन माध्यम से क्लासेस संचालित की जा सकती है। प्रदूषण के चलते नोएडा में 8वीं तक के स्कूल बंद करा दिए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नोएडा में इस वक्त जहरीली हवा ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है और लोगों की मुसीबतें बढ़ाई है। तमाम लोग सड़कों पर मास्क लगाकर चलने को मजबूर हो गए हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं तो ऐसे में आप भी सावधानियां जरूर बरतें। वहीं लखनऊ में आज अपना दल एस का राष्ट्रीय अधिवेशन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा आयोजन और ऐसे में आपको बता दें कि आज सुबह 11 बजे पदाधिकारी जुटेंगे और ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल होंगी शामिल। आपको बता दें बड़ी संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता होंगे शामिल और ऐसे में आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा चुनाव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लखनऊ में आज सुबह 11 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल शामिल होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। इस दौरान वो शामिल होंगी। बड़ी संख्या में अधिकारी और पदाधिकारी वहां पर मौजूद होंगे, कार्यकर्ता मौजूद होंगे। इस मौजूदगी में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद होंगी और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। आज अपना दल एस का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रियम पाठक जुड़ गए। प्रियम, जिस तरह से खबर सामने आई है, आज 11 बजे पदाधिकारी लोग जुटेंगे और ऐसे में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। क्या कुछ जानकारी जरा पूरी डिटेल में बताइए। बिल्कुल, देखिए अपना दल एस जो है उसका आज राष्ट्रीय अधिवेशन जो है वो आयोजित किया गया है और ये जो कार्यक्रम है ये लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया है। अब से महज कुछ देर बाद यानी 11 बजे से जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होनी है, जिसमें सभी संगठन के जो पदाधिकारी हैं अपना दल एस के उनको इसमें बुलाया गया है। बड़ी संख्या में जो है पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो है आज इस अधिवेशन में शामिल होंगे और इस अधिवेशन में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है अपना दल एस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उस पद का चुनाव होगा। जाहिर सी बात है कि चूंकि आगामी जो चुनाव है, चाहे वो निकाय चुनाव की बात हो या फिर मुख्यतः जो है वो लोकसभा चुनाव की बात हो, उस
उसको ध्यान में रखते हुए ही क्या समीकरण है, किन समीकरणों के हिसाब से किन सीटों पर अपना दल एस जो है वो अपने प्रत्याशी को उतारना चाहती है, क्या उसका समीकरण रहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का आज जो है ये चुनाव होना है। और उसी के लिए आज ये अधिवेशन का आयोजन किया गया है। अपना दल एस का इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये आज पूरा अधिवेशन जो है वो बुलाया गया है, जिसमें पूरे प्रदेश से अपना दल एस के जो कार्यकर्ता है, जो अलग अलग पदाधिकारी हैं, वो आज अधिवेशन में शामिल होने के लिए अब से कुछ देर बाद इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचेंगे। बिल्कुल प्रियम, जिस तरह से आपने बताया कि आगामी चुनावों को साधने के लिए कई जो अधिवेशन में शामिल होंगे लोग, और ऐसे में क्या कुछ बदलाव किए जा सकते हैं जिसके तहत आगामी चुनावों को साधा जा सके? हाँ देखिए, बदलाव इस बात पर निर्भर करेंगे कि क्या समीकरण बनते हुए पार्टी के पदाधिकारियों को दिखाई दे रहे हैं, वो इस बात पर निर्भर करेगा। लेकिन आज जो है अधिवेशन, वो अभी बदलाव के लिए कोई अधिवेशन को नहीं बुलाया गया है। आज ये अधिवेशन है, उसमें पार्टी अपने एजेंडे को सेट करेगी, अपने अधिवेशन को सेलिब्रेट कराया जाएगा, उसमें उन बातों को लेकर चर्चा की जाएगी कि क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी, किस तरीके से पार्टी का क्या मोटिव रहेगा। और सबसे अहम जो वो है कि आज उनको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करना है, तो वो आज इस राष्ट्रीय अधिवेशन में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव किया जाएगा। बिल्कुल प्रियम, जिस तरह से आपने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, और ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो सकते हैं, कौन इस वक्त समीकरण में सबसे आगे रेस में है? देखिए, अभी कई ऐसे नाम हैं जो चर्चा में चल रहे हैं, लेकिन वो कौन नाम होगा इस बात को जो ये बात है ये अभी सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से अगर आप देखें तो उसमें इस बात का जरूर पूरा प्रयास रखा जाएगा कि जो भी उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, वो इस बात को सुनिश्चित होना चाहिए कि आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएगी। अपना दल एस जो है राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का दर्जा उसको मिला है, और मिलने के बाद उसका आज ये पहला राष्ट्रीय अधिवेशन है। अभी तक उसको राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का दर्जा नहीं मिला हुआ था, और इसी राज्य और अब जब ये दर्जा मिला है तो उसके बाद आज ये इनका पहला अधिवेशन होने जा रहा है। अधिवेशन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जो हैं वो हैं, अभी तक रही हैं पार्टी की, तो माना जा रहा है कि वही जो है इसमें वापस से जो है वो रहेंगी। बिल्कुल प्रियम, जिस तरह से आपने जानकारी दी कि अभी इस वक्त रेस में कई लोग शामिल हैं, और ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा और तमाम नए लोग शामिल करे जा सकते हैं, और कौन बनेगा इस पर देखना होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी जानकारी लेंगे। वहीं आज अमरोहा दौरे पर रहेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, और आज अमरोहा के प्रवास पर रहेंगे भूपेंद्र सिंह चौधरी। जानकारी दे दें कि सुबह 10:30 बजे ग्राम जनकपुरी गजरौला में कार्यक्रम होगा, और इसमें ये शिरकत करेंगे। सामूहिक विवाह समारोह में नव वर वधुओं को आशीर्वाद भी देंगे, और आज अमरोहा दौरे पर पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में जिला कार्यालय अमरोहा में 12 बजे लेंगे संगठनात्मक बैठक। दोपहर 1 बजे जनप्रतिनिधि बैठक में भी भूपेंद्र चौधरी शामिल होंगे, और 3 बजे तिगड़ी मेले में का भी उद्घाटन करेंगे भूपेंद्र चौधरी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं प्रियम। जिस तरह से पूरी जानकारी सामने आई है, आज अमरोहा दौरे पर भूपेंद्र चौधरी पहुंच रहे हैं, क्या कुछ डे प्लान रहेगा उनका आज? बिल्कुल देखिए, लगातार इन दिनों बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो जिलों का दौरा कर रहे हैं और वहां पर जाकर जमीनी हकीकत तलाशने का प्रयास कर रहे हैं कि पार्टी को लेकर जो आगामी चुनाव है वहां पर पार्टी की क्या कुछ स्थिति है। कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करना हो, चाहे फिर जिले के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करना हो, तो लगातार उनके इन दिनों हम लोग को दौरे जो है वो हम लोग देख रहे हैं कि वो कर रहे हैं। और उसी के चलते आज जो है वो अमरोहा के दौरे पर है। सुबह 10:30 बजे जो है वो अमरोहा पहुंचेंगे, जहां ग्राम जनकपुरी गजरौला में जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसमें वो शिरकत करेंगे। सामूहिक विवाह समारोह में जो है नव वर वधु जो है उनको आशीर्वाद देते हुए नजर आएंगे। जिला कार्यालय जो है अमरोहा में बीजेपी का, वहां पर 12 बजे संगठन की एक अहम बैठक ली जाएगी, जिसमें अमरोहा को लेकर क्या कुछ समीकरण है, वहां पर क्या कुछ स्थितियां हैं अभी मौजूदा वक्त में पार्टी को लेकर, और आने वाले जो चुनाव है, चाहे वो निकाय चुनाव हो या फिर 2024 का चुनाव है। पहला टारगेट अभी फिलहाल बीजेपी के लिए निकाय चुनाव है, यूपी बीजेपी के लिए, कि जैसे निकाय चुनाव की घोषणा होने वाली है, तो ऐसे में पार्टी के कौन उम्मीदवार रहेंगे, क्या समीकरण रहेंगे वहां पर, तो इन चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके बाद में दोपहर 1 बजे जनप्रतिनिधियों के साथ में जो है वो बैठक होगी। जितने विधायक हैं, सांसद हैं, उनके साथ में ये बैठक का आयोजन किया जाएगा, और 3 बजे तिगड़ी मेले का भी उद्घाटन आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी करेंगे।
बिल्कुल प्रियम, जिस तरह से आपने बताया कि तमाम कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे और ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि निकाय चुनाव भी आगामी निकाय चुनाव को साधने का सभी राजनीतिक दलों का इस वक्त प्रयास रहे है और ऐसे में दोपहर 1 बजे आज एक संगठन की बैठक भी लेंगे वो भूपेंद्र चौधरी। और ऐसे में क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं इस बैठक से, क्या 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 तरीके अपनाए जाएंगे, क्या बदलाव किए जाएंगे ताकि निकाय चुनाव में एक बार और जीत का परचम लहरा सके बीजेपी? देखिए, अभी बदलाव की कोई ऐसी बात नहीं है। अभी चुनाव होना है, चुनाव में क्या कुछ तैयारियां करनी है, क्या समीकरण रहने हैं और क्या रणनीति रहनी है, इसको लेकर चर्चा होगी और वही चर्चा आज करते हुए भूपेंद्र चौधरी नजर आएंगे। बिल्कुल प्रियम, और आज 3 बजे तिगड़ी मेले में भी उद्घाटन समारोह में पहुंचेंगे भूपेंद्र चौधरी, उसकी जरा जानकारी विस्तार से दीजिए। देखिए, तिगड़ी मेला जो है हर साल जो है अमरोहा में आयोजित किया जाता है। बड़ा मेला होता है, भव्य मेला होता है। ठीक और आज भी जो है ये तिगड़ी मेले का जो उद्घाटन होना है, आज से शुरुआत होने जा रही है। तो उसके आज अमरोहा में जब भूपेंद्र चौधरी रहेंगे तो आज इस मेले का वो उद्घाटन करते हुए भी नजर आएंगे। उससे पहले उनकी कई बैठकें हैं और जो है वो आज तिगड़ी मेले का उद्घाटन जो है भूपेंद्र चौधरी करेंगे। बिल्कुल प्रियम, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। वहीं सहारनपुर में यूपी एटीएस ने 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आतंकियों के पास से मोबाइल और संदिग्ध सामान बरामद किया गया है। आपको बता दें कि संदिग्ध आतंकी AQIS और JNB मॉड्यूल से जुड़े बताए जा रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि एटीएस ने आज मोहम्मद और मोहम्मद हारिस को गिरफ्तार कर लिया है। सहारनपुर और हरिद्वार का रहने वाला है ये संदिग्ध आतंकी। और इसके साथ साथ आपको जानकारी दे दे कि यूपी एटीएस ने सहारनपुर से दोनों को हिरासत में ले लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है जिसने 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। सहारनपुर और हरिद्वार वो जगह है जहां से ये संदिग्ध बताए जा रहे हैं, जहां के ये रहने वाले हैं। और ऐसे में यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है जहां पर सहारनपुर में दोनों को ही हिरासत में इस वक्त ले लिया गया है। आपको बता दें कि यूपी एटीएस ने दोनों संदिग्धों के पास से कई चीजें बरामद भी की है, मोबाइल फोन और संदिग्ध सामान भी बरामद किया है। और ऐसे में अब जांच की जा रही है, इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्या कुछ किन संगठनों से जुड़े हुए हैं संदिग्ध आतंकी। AQIS और JNB मॉड्यूल से जुड़े बताए जा रहे हैं। AQIS और JNB जो मॉड्यूल है, तमाम आतंकी जिस तरह से गतिविधियां होती है यूपी में और तमाम देश में, उससे जुड़े हुए मॉड्यूल से ये दोनों ही आतंकी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। सहारनपुर और हरिद्वार के रहने वाले। और ऐसे में यूपी एटीएस की बड़ी कामयाबी इस वक्त जहां पर सहारनपुर में दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। इसी के साथ ज्यादा जानकारी में हमारे साथ शरद जुड़ गए। शरद, जिस तरह से यूपी एटीएस को इस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, AQIS और JNB मॉड्यूल से जुड़े 2 आतंकी हिरासत में ले लिए गए, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि यूपी एटीएस लखनऊ की टीम ने जो है बीते दिन सहारनपुर में छापेमारी की थी, जिसमें एक सहारनपुर के आस मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया था और आस मोहम्मद के ही निशानदेही पर जो है हरिद्वार से भी एक मोहम्मद हारिस को गिरफ्तार किया गया है। दोनों को बताया जा रहा है कि दोनों जो है संदिग्ध आतंकवादी हैं और प्रतिबंधित संगठनों से संबंधित काम कर रहे थे और लगातार आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने का भी काम कर रहे थे। तो ये कुल मिला के देखा जाए तो यूपी एटीएस की जो है ये बड़ी कामयाबी है और इस कामयाबी का लगातार जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एटीएस ने पूरा घेराबंदी की हुई है, तो उससे लगता है कि एटीएस के निशाने पर और भी कई तरह के जो संगठन हैं जो उन्माद फैलाने का काम करते हैं और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम भी करते हैं। तो उस तरीके के सभी संगठन जो हैं वो एटीएस के निशाने पर है और इसी सिलसिले में जो है ये छापेमारी की गई। बिल्कुल शरद, जिस तरह से आपने बताया कि अब इनको हिरासत में तो ले लिया गया और ऐसे में इनके पास से कई संदिग्ध सामान भी बरामद किए गए हैं, मोबाइल भी बरामद किया गया है, तो इसकी भी जरा विस्तृत जानकारी दीजिए कि क्या कुछ इसमें जो सामान उसके साथ से मिला है, दोनों आतंकियों के पास से मिला है और ऐसे में क्या कुछ अभी तक जांच में सामने आ पाया है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि एटीएस सूत्रों के हवाले से ये बात निकल कर आ रही है कि 3-4 लैपटॉप हैं, 4-5 जो है इनके पास से मोबाइल बरामद हुए हैं,
कुछ जो है मानचित्र जो है, नक्शे जो है वो विभिन्न शहरों के जो है वो भी बरामद हुए हैं। तो आपत्तिजनक सामग्री जो है, जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल की जा सकती थी, वो भी इनके द्वारा एटीएस के द्वारा बरामद की गई है। तो तमाम तरह की जो जांचें हैं वो लखनऊ सेंटर से ही चल रही हैं और एटीएस जो है वो दोनों संदिग्ध आतंकवादियों को लखनऊ लेकर गई है और वहीं पर पूछताछ इनसे की जाएगी। बिल्कुल शरद, जिस तरह से यूपी एटीएस ने इस वक्त बड़ी कार्रवाई करी है और बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगाए, जिसमें धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए शरद। वहीं अलीगढ़ में स्कूल संचालक की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया, जहां पर अलीगढ़ लौटते समय हत्या की गई और 2 अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या पुरानी रंजिश की वजह से की गई। हत्या अलीगढ़ के थाना कवारसी इलाके का रहने वाला था और ऐसे में मृतक पुलिस बल मौके पर मौजूद थी। दोनों अज्ञात इस वक्त गभाना से अलीगढ़ की पूरी घटना, जहां पर स्कूल संचालक को मौत के घाट उतार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश के चलते बताया जा रहा है कि ये पूरी हत्या की घटना को और इस वारदात को अंजाम दिया गया अलीगढ़ के थाना कवारसी इलाके का मृतक बताया जा रहा है और ऐसे में अब उसकी मौत हो चुकी है। गबाना से अलीगढ़ लौटते वक्त उसकी हत्या कर दी गई। बता दें कि मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद थी और अलीगढ़ स्कूल संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई। गबाना से अलीगढ़ लौट रहा था स्कूल संचालक और ऐसे में उसको मौत के घाट उतार दिया गया। 2 अज्ञात लोगों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। वहीं कानपुर के नौबस्ता में मानव तस्करी का गंभीर मामला सामने आया है। नौकरी की तलाश में घूम रहे युवक को आरोपी ने नौकरी दिलाने के बहाने बंधक बना लिया। पीड़ित किशोर के मुताबिक 6 महीने पहले एक शख्स से बंधक बनाकर दिल्ली में उसका एक महिला के जरिए 70,000 रुपए में बेच दिया था और पीड़ित का आरोप है कि उसे बेचने से पहले बहुत यातनाएं दी गई। पहले उसके पैर में पंजे तोड़ दिए गए, फिर उसके आंखों में केमिकल डालकर अंधा कर दिया गया। मामले में एक आरोपी और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना को लेकर टीम जांच करेगी। अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी कोई चीज सामने आती है तो उस पर आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कानपुर का यह पूरा मामला, जहां पर मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का यह पूरा मामला सामने आया, जहां पर नौकरी का झांसा देकर आंख फोड़ी गई, 70,000 में भिखारी को बेच दिया गया और ऐसे में पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।